देश में सहकारिता क्षेत्र में शुरू हुई दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना। पीएम मोदी ने किया 11 राज्यों में 11 पैक्स गोदामों का उद्घाटन। कहा सिर्फ व्यवस्था नहीं, एक भावना है सहकारिता। छत्तीसगढ़ को पीएम ने दी 34,000 करोड़ रुपए से अधिक विकास परियोजनाओं की सौगात। विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में बोले, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से मजबूत होगी विकसित छत्तीसगढ़ की नींव। प्रधानमंत्री रविवार को गुजरात में 52,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री भारत के सबसे लंबे केबल सेतु ओखा और बेट द्वारका को जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का करेंगे लोकार्पण। राजकोट, भटिंडा, रायबरेली, कल्याणी और मंगलगिरी एम्स राष्ट्र को करेंगे समर्पित। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर बीजेपी का तंज। कहा लोकसभा चुनाव से पहले 2 भ्रष्टाचारियों का हुआ है मिलन। दिल्ली में 7 सीटों पर बीजेपी होगी विजयी। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम का लगातार दूसरे दिन दौरा। भाजपा ने पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए निकाला कैंडल मार्च। फरार टीएमसी नेता शाहजहां शेख को संरक्षण देने का लगाया आरोप। गिरफ्त में आया हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड। वनभूलपुरा में 8 फरवरी की हिंसा के बाद से फरार था अब्दुल मलिक। अब तक कुल 81 उपद्रवी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द। 6 महीने के भीतर होगी दोबारा परीक्षा। परीक्षा की अगली तारीख की सूचना जल्द। आरओ प्रारंभिक परीक्षा की भी होगी जांच। मुख्यमंत्री ने कहा अपराधियों पर होगी सख्त कार्रवाई। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। भारत में खेती और किसानी की नींव को मजबूत करने में सहकारिता की शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। पीएम मोदी ने आज सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की पायलट परियोजना का उद्घाटन किया। सहकार से समृद्धि की सोच को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कई बड़ी परियोजनाओं का उपहार दिया। नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुए समारोह में पीएम ने सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का शुभारंभ किया। 11 राज्यों की 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा संचालित सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना को बेहद अहम पहल माना जा रहा है। पीएम ने 500 अन्य प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में गोदाम और कृषि भंडारण से जुड़ी सुविधा निर्माण का भी शिलान्यास किया। किसानों के लिए कृषि उपज भंडारण सुविधा के महत्व का उल्लेख करते हुए पीएम ने कहा कि पिछली सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। पीएम ने नई पहल को बेहद लाभकारी बताया। अगले 5 वर्ष में 700 लाख मैट्रिक टन भंडारण की क्षमता तैयार की जाएगी। इस अभियान में 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा। इस योजना के पूरा होने पर हमारे किसान अपने उत्पादों को अपनी जरूरत के मुताबिक भंडारण में रख करके स्टोर कर पाएंगे। उन्हें बैंकों से ऋण लेने में भी आसानी होगी और वो सही समय पर, जब उनको ठीक लगे कि हाँ अब माल बेचने के लिए बाजार ठीक है, सही समय पर अपने उत्पाद को बाजार में ले जाकर बेच भी पाएंगे। प्रधानमंत्री ने देश भर में 18,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कंप्यूटरीकरण का भी शुभारंभ किया। इससे न केवल इन समितियों की कार्यक्षमता बढ़ेगी, बल्कि छोटे और सीमांत किसानों को भी बड़े पैमाने पर लाभ होगा। पीएम ने विकसित भारत के लिए कृषि व्यवस्थाओं में आधुनिकीकरण को जरूरी बताया। पीएम ने कहा कि आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में सहकारिता की बहुत बड़ी भूमिका है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में
आप जितना ज्यादा और जितना ज्यादा सक्रिय योगदान बढ़ाएंगे, हम अपने लक्ष्यों को जल्दी प्राप्त कर पाएंगे। आत्मनिर्भर भारत बनाए बिना विकसित भारत बनाना संभव नहीं है। पीएम ने सहकारिता के क्षेत्र में महिलाओं की बड़ी भागीदारी को सराहा। पीएम ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में भी सहकारिता का बड़ा योगदान बताया। पीएम ने श्री अन्न को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि सहकार ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था के कायाकल्प का प्रमाणिक तरीका है। शहद के क्षेत्र में हमारे लोग आगे आए। शहद सेक्टर को किसान आज कितना लाभ उठा रहा है, ये भी आप जानते हैं। पिछले 10 वर्षों में शहद उत्पादन 75,000 मैट्रिक टन से बढ़कर अब लगभग 1.5 लाख मैट्रिक टन पहुंच चुका है। शहद के एक्सपोर्ट में भी 28,000 मैट्रिक टन से 80,000 टन की वृद्धि हुई है। पीएम ने जिन परियोजनाओं का उपहार दिया, उनसे कृषि उपज भंडारण में तो सुविधा होगी ही, साथ ही किसानों की फसल का बेहतर दाम भी मिल सकेगा। वहीं प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कंप्यूटरीकरण तकनीक की मदद से कृषि विकास को आगे ले जाने की दिशा में एक और अहम कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में 35,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। पीएम ने विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़कर इन परियोजनाओं की सौगात दी। ये परियोजनाएं सड़क, रेलवे, कोयला, बिजली और सौर ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने रायगढ़ में एनटीपीसी के 1600 मेगावाट के लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित किया। पीएम ने इसके 1600 मेगावाट के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली व्यवस्था सुधारने में ये बहुत बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री ने साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड की 3 प्रमुख फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। इनसे कोयले की तेज, पर्यावरण अनुकूल और कुशल मशीनीकृत निकासी में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में छत्तीसगढ़ की डबल इंजन सरकार के कामों का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने चुनाव में दी गई गारंटी तेजी से लागू कर दी है। पीएम ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण गरीब, किसान, युवा और नारी शक्ति के सशक्तिकरण से होगा। पीएम ने कहा कि 2014 से पहले जो पैसा लूट लिया जाता था, आज वो गरीब कल्याण के काम आ रहा है। 2014 में मोदी ने गारंटी दी थी कि सरकार ऐसी होगी कि पूरी दुनिया में हर भारतीय का माथा गर्व से ऊंचा होगा। ये गारंटी पूरी करने के लिए मैंने अपने आप को खपा दिया। 2014 में मोदी ने गारंटी दी थी कि सरकार गरीबों के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी। गरीबों को लूटने वालों को गरीबों का पैसा लौटाना पड़ेगा। आज देखिए, गरीबों का पैसा लूटने वालों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। गरीबों का जो पैसा लूटने से बचा है, वही पैसा गरीब कल्याण की योजनाओं में काम आ रहा है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के मन में केवल सरकार बनाना रहा, देश को आगे बढ़ाना कभी कांग्रेस का एजेंडा नहीं रहा। कांग्रेस परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण से आगे सोच ही नहीं पाती। जो सिर्फ अपने परिवारों के लिए काम करते हैं, वो आपके परिवारों के बारे में कभी नहीं सोच सकते। जो सिर्फ
अपने बेटे बेटियों का भविष्य बनाने में जुटे हैं, वो आपके बेटे बेटियों के भविष्य की चिंता कभी नहीं कर सकते। लेकिन मोदी के लिए तो आप सब, आप ही मोदी का परिवार है। आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को गुजरात के राजकोट की अपनी यात्रा में राजकोट में 48,100 करोड़ रुपए से अधिक की बहुविकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। साथ ही वो 5 और एम्स भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे और कई स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के उद्घाटन और आधारशिला राष्ट्र को समर्पित करेंगे। देखते हैं हमारे संवाददाता धीरज कुमार की ये रिपोर्ट। राजकोट में होने जा रहे समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को स्वास्थ्य, सड़क, रेल, ऊर्जा, पर्यटन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से संबंधित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। खास बात यह है कि देश को एक साथ 5 और एम्स की सौगात मिलने जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों के द्वारा एम्स राजकोट का इधर आके वो लोकार्पण करेंगे। उसके साथ साथ 4 और एम्स हैं हमारी, जो हमारे से थोड़ी सीनियर भी हैं, उनका भी साथ ही में लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाने की दिशा में गुजरात के राजकोट, पंजाब के भटिंडा, यूपी के रायबरेली, पश्चिम बंगाल के कल्याणी और आंध्र प्रदेश के मंगलागिरी में 5 एम्स राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के अनुमानित प्रोजेक्ट्स के साथ इन 5 नए एम्स में 4,040 बेड और 500 मेडिकल सीट होंगी। साथ ही इन शहरों के अलावा पड़ोसी राज्यों के 50 करोड़ से अधिक लोगों को अत्याधुनिक इलाज मिल सकेगा। एम्स खुलने से बहुत सारी परेशानियां लोगों की जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गई है और यहाँ पे जो सुविधाएं हैं एम्स में वो सब नागरिकों को बढ़िया लग रही है। यहाँ की जो स्वच्छता है, यहाँ का जो स्टाफ है बहुत कोऑपरेटिव है। इससे तो बहुत बड़ा बेनिफिट होगा पीपल को, क्योंकि प्रीफर करते हैं लोग पहले सिविल में जाने का, क्योंकि सब लोग तो बेयर नहीं कर सकते, एक्सपेंसिव होता है। दो द फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन राजकोट फॉर बेटर ट्रीटमेंट, ऑल टाइप ऑफ डॉक्टर्स आर अवेलेबल, बट इट इज़ एक्सपेंसिव टू। तो जो कॉमन मास है, जो रूरल पीपल है, जो बेयर नहीं कर सकते एक्सपेंसेस, उसके लिए जो एम्स हुआ है इट इज़ द बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी। प्रधानमंत्री मोदी 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 11,500 करोड़ रुपए से अधिक राशि के 200 से अधिक स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। वो पुदुचेरी के कराईकल में जिपमेर के मेडिकल कॉलेज और पंजाब के संगरूर में PGI-MER के 300 बिस्तरों वाले सैटेलाइट सेंटर का शुभारंभ और फिरोजपुर में PGI-MER के 100 बिस्तरों वाले सैटेलाइट सेंटर की आधारशिला भी रखेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी पीजीआई के संगरूर सैटेलाइट सेंटर को एवं फिरोजपुर के जो सैटेलाइट सेंटर को, दोनों को देश के लिए समर्पण करने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने अपनी विजन और अपनी फुल निष्ठा के साथ हमारे साथ कोऑपरेट किया है, जिसके करके ये दोनों सेंटर आज पंजाब के रोगियों के लिए अब समर्पित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के 115 परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास भी करेंगे। वो देश भर में कई मेडिकल कॉलेजों और नर्सिंग कॉलेजों का भी शुभारंभ करेंगे। साथ ही पुणे में निसर्ग ग्राम नामक राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान और हरियाणा के झज्जर में राष्ट्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का भी उद्घाटन किया जाना है। पीएम मोदी कर्मचारी राज्य बीमा निगम की लगभग 2,280 करोड़ रुपए की 21 परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाओं के अलावा क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। वो 9,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की नई मुंद्रा पानीपत पाइपलाइन परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। सड़क और रेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में प्रधानमंत्री सुरेंद्रनगर राजकोट रेल लाइन के दोहरीकरण, पुराने NH-8E के भावनगर तलाजा को 4 लेन बनाना और NH-751 के पिपली भावनगर पैकेज 1 का भी शुभारंभ करेंगे।
साथ ही NH 27 के सामाखियाली में संतालपुर खंड तक 6 लेन की पक्की सड़क की आधारशिला भी रखेंगे। एम्स राजकोट के अलावा 4 और नए एम्स प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित करेंगे। खास करके अगर राजकोट एम्स की बात करें तो यह पूरे सौराष्ट्र क्षेत्र के लोगों के लिए एक खुशखबरी वाली खबर होगी कि उन्हें इलाज के लिए राजकोट से बाहर नहीं जाना होगा। क्या नाम है, ललित के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज, राजकोट। गत दिनों मेहसाणा और नवसारी में हजारों करोड़ों रुपए की सौगात देने के बाद एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारका और राजकोट दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ओखा और बेट द्वारका को जोड़ने वाले सिग्नेचर ब्रिज का लोकार्पण करेंगे। साथ ही साथ 4000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर गुजरात को विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री सबसे पहले बेट द्वारका स्थित द्वारकाधीश मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। द्वारका में जहां भगवान श्री कृष्ण राजा के तौर पर विराजमान हैं, तो वहीं बेट द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का निवास माना जाता है। यह भगवान का रानीवास बोला जाता है। यह भगवान का घर है। यहाँ भगवान रानियों के साथ में रहते हैं। यह 5000 साल पुराना मंदिर है। यह मूर्ति है वो रुक्मणी जी ने बनाया हुआ मूर्ति है। हाँ, 5000 साल के ज़्यादा पुरानी यही मूर्ति रेत का बना हुआ है। जंगल में बैठ के रुक्मणी जी ने बनाया हुआ यही मूर्ति है। रविवार का दिन देशवासियों के लिए इस मायने में भी विशेष होगा क्योंकि द्वारका और बेट द्वारका को जोड़ने वाले देश के सबसे बड़े सिग्नेचर ब्रिज सुदर्शन पुल का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सदियों से श्रद्धालुओं को नाव से यहां आना पड़ता था, लेकिन अब ये यात्रा शीघ्र और सुगम होगी। साल 2017 में प्रधानमंत्री ने इस पुल की आधारशिला रखी थी और करीब 2.5 किलोमीटर लंबे इस पुल का निर्माण 978 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। ब्रिज पर 12 व्यूइंग पॉइंट बनाए गए हैं और ये सौर ऊर्जा से प्रकाशित रहेगा। सुदर्शन पुल विरासत और विकास का नायाब नमूना है। आधुनिकतम तकनीक के साथ ही गीता के श्लोक से ये पुल सुसज्जित है। सुदर्शन सेतु प्रधानमंत्री के विजन के तहत बनाया गया है। विकास और विरासत का सबसे बड़ा नमूना ये सुदर्शन सेतु ब्रिज है। सुदर्शन सेतु ब्रिज महाभारत, रामायण, गीता, खासतौर पे गीता के श्लोक से लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक की सभी टेक्नोलॉजियों के उपयोग से बना हुआ ब्रिज है। मेरे देश के युवा जब ये ब्रिज से पसार होंगे तो उन्हें भविष्य में और आज के युग की टेक्नोलॉजी का भी अंदाजा आएगा और मेरे देश की संस्कृति और खास तौर पे गीता के पाठ भी पढ़ने मिलेंगे। सुदर्शन सेतु किसी वरदान से कम नहीं है। प्रधानमंत्री द्वारका पहुंच रहे हैं और कई हजार करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे और लोकार्पण भी प्रधानमंत्री करेंगे और इसके साथ ही ये सुदर्शन जो सेतु है उसका भी लोकार्पण प्रधानमंत्री करेंगे। और आपको बता दें कि ये जो सिग्नेचर ब्रिज है वो भारत का सबसे लंबा सिग्नेचर ब्रिज है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी गुजरात आ रहे हैं, द्वारका आ रहे हैं, तो द्वारका जो है वो दुल्हन की तरह सजी है और क्यों ना हो, हमारे सबके प्रिय नेता आ रहे हैं। एक नया पुल जो है वो बन के रेडी है और बहुत बढ़िया नजारा है, लाइटिंग से सजाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारका स्थित द्वारका धाम में भी द्वारकाधीश के दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी 2024 को जामनगर, देवभूमि द्वारका और पोरबंदर जिलों में 4153 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, रेल मंत्रालय और पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय के स्वामित्व वाली 5 विकास परियोजनाओं समेत कुल 11 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन देवभूमि द्वारका में किया जाएगा। प्रधानमंत्री द्वारका में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और फिर राजकोट के लिए प्रस्थान करेंगे। द्वारका से नीरज सिंह और अश्विनी मिश्र की रिपोर्ट, DD न्यूज। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि 25 फरवरी रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में बने ओखा और बेट को जोड़ने वाले सिग्नेचर ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन करेंगे। ये देश का सबसे बड़ा सिग्नेचर ब्रिज है और ये समुद्र पर बना है। ये नवनिर्मित पुल बेट द्वारकाधीश मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों के लिए बेहद सुगम होगा। पानी के जरिए जो सफ़र घंटे में तय होता था वो अब मिनटों में पूरा होगा। कैसी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां और कितना दूरगामी प्रभाव डालेगा ये सुदर्शन सेतु? गुजरात के गृह मंत्री
हर्ष सांघवी से बात की हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा ने। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर गुजरात को विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे तो देश को सौगात देंगे अभियांत्रिकी के एक नवीन अनुपम नमूने का सुदर्शन सेतु, जो कि द्वारका और द्वारकाधीश को, भेट द्वारका को आपस में जोड़ेगा। हमारे साथ गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी जी हैं। हर्ष जी, किस तरीके से देखते हैं एक दृष्टिकोण प्रधानमंत्री जी का, आज उसी संकल्प की सिद्धि हुई है सुदर्शन सेतु के रूप में? देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का मैं आभार मानता हूं। मोदी जी ने एक विजन देखा कि द्वारका और बेट द्वारका को जोड़ा जाए। देश और दुनिया भर की कई एजेंसीज यहाँ पे सर्वे की गई और ये सर्वे के माध्यम से अनेक लोगों ने ये जो समंदर है, वो समंदर की तेज लहरें और जिस प्रकार की परिस्थिति यहाँ पे है, उसको देखते हुए ये ब्रिज बनाना एक बहुत ही मुश्किल कार्य है और इसको बनाना कई लोग ये मान रहे थे और कई हमारे भविष्यवाणी करने वाले पंडित ये कह रहे थे कि ये ब्रिज का काम जरूर चालू होगा लेकिन उसको पूर्ण कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी भी जो गारंटी देते हैं वो गारंटी पूर्ण करते हैं। सर, एक चीज और जानना चाहेंगे, बहुत अगाध श्रद्धा का केंद्र तो द्वारकाधीश का ये मंदिर है। ये किस तरीके से धार्मिक पर्यटन के साथ साथ पर्यटन और विश्व मानचित्र पर स्थापित होगा? क्योंकि लंबे समय तक लोग पानी के जहाज या नौका के माध्यम से आते थे, अब तेजी से पहुंच सकेंगे। विकास कैसे गति मिलेगी? नावों से आना जाना, उसमें जो दिक्कत होती थी उसमें कई लोग अपने बुजुर्ग माता पिता की मनोकामनाएं पूरी नहीं करवा सकते थे, लेकिन उनके बेटे मोदी जी ने उनकी मनोकामना पूरी करने के लिए ब्रिज बनवाया है। अब मेरे देश के द्वारकाधीश जी के किसी भी भक्तों को किसी भी प्रकार की मुश्किल द्वारका में नहीं होगी। सर, प्रधानमंत्री जी का विजन है कि विकास और विरासत दोनों को समेटे रखना। धार्मिक पर्यटन तो है ही, किस तरीके से रोजगार स्वरोजगार भी बढ़ेगा इस पूरे क्षेत्र में? विकास और विरासत का सबसे बड़ा नमूना ये सुदर्शन सेतु ब्रिज है। सुदर्शन सेतु ब्रिज महाभारत, रामायण, गीता, खासतौर पे गीता के श्लोक से लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक की सभी टेक्नोलॉजियों के उपयोग से बना हुआ ब्रिज है। मेरे देश के युवा जब ये ब्रिज से पसार होंगे तो उन्हें भविष्य में और आज के युग की टेक्नोलॉजी का भी अंदाजा आएगा और मेरे देश की संस्कृति और खास तौर पे गीता के पाठ भी पढ़ने मिलेंगे। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सुदर्शन सेतु एक संकल्प से सिद्धि का प्रमाण है। सुदर्शन सेतु भारत की विरासत पर खड़ा हुआ एक ऐसा गौरवशाली प्रतिबिंब है जो कि बताता है कि यहाँ पर गीता के श्लोक भी अगर दिखेंगे तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी दिखेगा। ये विकसित होते भारत का प्रमाण है। साथ ही साथ ये प्रमाण है कि अगर दूरदर्शिता में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समावेश होता है तो किस तरीके से अभिनव निर्माण होता है। कैमरा पर्सन मोहित उइके के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, सुदर्शन सेतु, द्वारकाधीश। दिल्ली में आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताया कि हम साथ साथ हैं। 5 राज्यों में गठबंधन का ऐलान किया, लेकिन पंजाब पर दोनों में बात नहीं बनी। इंडी गठबंधन से नीतीश कुमार के जाने के बाद गठबंधन के बिखरने की खबर के बीच में ही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा का गठबंधन और अब दिल्ली में कांग्रेस और आप का साथ आना मोदी के चेहरे पर बीजेपी का आक्रामक होकर चुनाव लड़ने की राह पर क्या असर होगा और क्या जिन राज्यों में चिर प्रतिद्वंद्वी पार्टियों का ये गठबंधन कितना ऑर्गेनिक होगा, इन सभी सवालों पर चर्चा इस वक्त पे हो रही है। कभी साथ रहने का वादा और फिर मुकर जाना, उसके बाद हाथ मिलाना, ये इंडी गठबंधन भ्रम बंधन सा लग रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, गोवा और चंडीगढ़ में साथ मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा कर ही दी है, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया है। दिल्ली में 7 सीटों में से 4 पर आम आदमी पार्टी और 3 पर कांग्रेस चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक ने बताया कि गुजरात में कांग्रेस 24 सीटों पर और आम आदमी पार्टी 2 लोकसभा सीट भरूच और भावनगर पर लड़ेगी। हरियाणा में 1 सीट कुरुक्षेत्र आम आदमी पार्टी के खाते में गई है, जबकि चंडीगढ़ लोकसभा सीट और गोवा की 2 सीटों पर कांग्रेस ही चुनाव लड़ेगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच
सीटों को लेकर समझौता हुआ है। मुझे खुशी है कि दो महत्वपूर्ण राजनीतिक दल इंडिया गठबंधन के आने वाला लोकसभा चुनाव का पूरा जिम्मा एक साथ संभालेंगे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को बीजेपी ने बेमेल बताया है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के दम पर बीजेपी दिल्ली की 7 सीटें जीतेगी। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने कहा कि इस गठबंधन का कोई सिर पैर नहीं है और दोनों पार्टियों ने हार का ठीकरा फोड़ने के लिए एक दूसरे से गठबंधन किया है। मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कह रहा हूं, हेड ऑन सामने से लेंगे हम। आइए, किसी और को 2-3 को जोड़ना तो जोड़िए साथ में। हमें अपने नेतृत्व पर भरोसा है, हमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर भरोसा है, उनके विकास पर भरोसा है। इस गठबंधन का कोई सिर पैर नहीं है, लेकिन हाँ एक मकसद जरूर है। दोनों पार्टियां जानती हैं कि चुनाव हार रही हैं, तो अब चुनाव हारने के वक्त वो अपना ठीकरा किसके सिर पर फोड़े, इसलिए ये गठबंधन किया है कि भैया वोट शिफ्ट नहीं हुआ इसलिए हार गए। एक दूसरे के सिर पे ठीकरा फोड़ने के लिए ये गठबंधन की घोषणा। और जैसे कि अध्यक्ष जी ने भी कहा कि हम तो चाहते हैं गठबंधन हो ताकि ये मलाल ना रह जाए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने यूपी एमपी की सीटों पर समझौता किया है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 17 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी हैं। मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से कांग्रेस ने एक खजुराहो सीट समाजवादी पार्टी को दी है। आपने कई बार इस बात पर जोर दिया कि वह INDI के साथ है, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए अलग अलग राज्यों में लगातार अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी। आपने 8 फरवरी को असम में 3 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की थी। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लगातार 2 बार लोकसभा चुनाव में आप और कांग्रेस के प्रत्याशी एक भी सीट पर जीत दर्ज करने में कामयाब नहीं हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू, तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करे तैयारी। NPS जरूरी है। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो तुम झूठ बोलो लेकिन। इधर आओ। क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ो। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मोदी सरकार की गारंटी, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ गैस कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। नमस्कार। सबकी तरह मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। हमारी मेहनत ही हमें जीवन में आगे लेके जाती है। पर कई बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे कदम को जिंदगी भर के लिए रोक देती हैं। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं।
10 फरवरी से हाथी पांव से बचाव की दवा अवश्य खाएं। अपने आप को और अपने परिवार को इस दर्दनाक बीमारी से बचाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। संदेश खाली मामले पर स्थानीय लोगों में हर दिन रोष बढ़ रहा है। विपक्ष समेत स्थानीय लोग भी ममता बनर्जी पर संदेश खाली हिंसा के मास्टरमाइंड शाहजहां शेख को संरक्षण देने का आरोप लगा रहे हैं। इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम ने शनिवार को दोबारा संदेश खाली का दौरा किया और पीड़ितों से मुलाकात की। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने शाहजहां शेख को चौथा समन भेजा है और 29 फरवरी को कोलकाता स्थित अपने दफ्तर में बुलाया है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले पर ममता बनर्जी सरकार लगातार घिरती जा रही है। इसी बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम ने शनिवार को दोबारा संदेश खाली का दौरा किया और पीड़ितों से मुलाकात की। एनएचआरसी की टीम ने शुक्रवार को भी संदेश खाली का दौरा किया था। संदेश खाली की महिलाओं ने टीएमसी नेताओं पर जमीन पर कब्जा करने और महिलाओं के साथ यौन शोषण का आरोप लगाया है, जिसे लेकर लोग मांग कर रहे हैं कि उन्हें जल्दी से जल्दी न्याय मिले और संदेश खाली हिंसा के मास्टरमाइंड शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाए। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने शाहजहां शेख को चौथा समन भेजा है और 29 फरवरी को कोलकाता स्थित अपने दफ्तर बुलाया है। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने ममता बनर्जी पर मुख्य आरोपी और टीएमसी नेता शाहजहां शेख को संरक्षण देने के आरोप लगाए। शाहजहां, जो कि ममता बनर्जी जी के शासन काल का शाहजहां है, वो बादशाह शाहजहां तो वही कहीं कहाँ घूम रहा है किसी को पता नहीं है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जैसे पश्चिम बंगाल ना होकर पता नहीं कौन सी उसकी बपौती है कि वो अपने तरीके से वहां पर शासन को लताड़ सकता है और चल सकता है। दे आर ट्राइंग टू हाइड समथिंग, ये तो क्लियर है। वो छुपाना चाहते हैं कुछ के जो सामने आने से उनको दिक्कत होगा, इसीलिए किसी को जाना अलाउ नहीं। ओनली टीएमसी जो के लीडर्स है वो जा सकते हैं और पुलिस जा सकती है, और पुलिस को देखते ही जनता भड़क जा रही है क्योंकि पुलिस के उपस्थिति में अत्याचार हुआ है। भ्रष्टाचार, अराजकता और महिलाओं के शोषण के आरोपों में घिरी ममता सरकार के सुर बदल गए हैं और अब वो लोगों को न्याय दिलाने की बात कर रही हैं। जिस आदमी को जमीन वो सब ले लिया, सबको हम लोग बोला है आप एप्लीकेशन कीजिए वीडियो ऑफिस में, डीएम ऑफिस में, सब फेरत हो जाएगा। संदेश खाली में लोगों का शोषण के खिलाफ प्रदर्शन, केंद्र सरकार का दबाव, एनएचआरसी और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के दौरे ने ममता सरकार को अब ये मानने पर मजबूर कर दिया है कि वहां लोगों पर जुल्म हुए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को जल्द सलाखों के पीछे डाला जाएगा ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच शंभू बॉर्डर पर किसानों ने निकाला कैंडल मार्च। किसानों के दिल्ली मार्च को 29 फरवरी तक टालने के बाद पुलिस ने नेशनल हाईवे 44 के सर्विस रोड को दिल्ली की सीमा से खोलना शुरू कर दिया है। हालांकि हरियाणा और पंजाब में कई जगह इंटरनेट बंद हैं, जिसकी वजह से आम जनता को पिछले कई दिनों से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन के बीच पंजाब के मुख्य सचिव अनुराग वर्मा ने हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल को पत्र लिखकर पीजीआई रोहतक में भर्ती किसान प्रीतपाल सिंह को पंजाब के अधिकारियों को सौंपने का अनुरोध किया है, जिससे उनका इलाज पंजाब सरकार द्वारा पंजाब में मुफ्त किया जा सके। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि बातचीत से समाधान निकालने पर जोर देते हुए भारत सरकार कृषि क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। बातचीत और संवाद के माध्यम से हमने हमेशा कोशिश किया है और आगे भी समाधान के रास्ते क्या हो सकते हैं सबके सुझाव आमंत्रित भी किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि सामान्य स्थिति बनाते हुए आगे लगातार हम बातचीत के माध्यम से मुद्दों को, विषयों को, जो भी है उसको सुलझाएंगे। किसान आंदोलन के कारण हरियाणा और पंजाब में कई जगह इंटरनेट बंद हैं, जिसकी वजह से आम जनता को पिछले कई दिनों से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा के कैथल में लोगों का कहना है कि इंटरनेट बंद होने से स्कूल, कॉलेज, स्टूडेंट्स
व्यापारियों सहित आम जनता को काफी बड़ी दिक्कत हो रही है। नेट बंद होने की वजह से बच्चों के सर पे एग्जाम आ चुके हैं, उनको अपनी पढ़ाई करने में दिक्कत आ रही है, व्यापारियों को दिक्कत आ रही है। तो बच्चों से लेके और बड़े व्यापारी हैं और हैं, सारा नेट से ही काम होता है सर, और सारा काम डगमगा रहा है। इंटरनेट बंद होने से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा देश का नुकसान हो रहा है, हर वर्ग का नुकसान है। किसान आंदोलन के कारण आम लोगों को तो परेशानी हो ही रही है, स्थानीय फैक्ट्री मालिकों और कारोबारियों को भी काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक और ट्रांसपोर्टर ने किराया बढ़ा दिया है तो वहीं मटेरियल सही समय पर नहीं पहुंच पा रहा है। जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है और हमारे रास्ते बंद हो गए हैं, हमारे को 15 से 20 करोड़ रुपए का पर डे का लॉस है एस्टीमेट। दिल्ली से हमारा कोई भी जो रॉ मटेरियल है वो आ नहीं पा रहा है। अच्छा, जो भी गाड़ियां दिल्ली से हमारी आ रही हैं वो रास्ते में ही 3-3, 4-4 घंटे, एक तो सारे रास्ते ब्लॉक हुए पड़े हैं। अगर जिस रास्ते में भी कोई गाड़ी घूम के आती है वो 3-3, 4-4 घंटे में गाड़ी आती है। वर्कर भी आधे से कमा रहे हैं, रास्ते बहुत खराब हैं और जाम में डबल टाइम लगता है। हम पहले दिल्ली पहुंच जाते थे आधे घंटे में, 2 घंटे लगते हैं। राई इंडस्ट्रियल एरिया और आसपास के तमाम इंडस्ट्रियल रेजिडेंशियल एरिया बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हैं। राई और कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में मैक्सिमम व्यापारी वर्ग दिल्ली से आता है और दिल्ली आने जाने का रास्ता सिंगू बॉर्डर ब्लॉक होने की वजह से दाएं बाएं के जो छोटे रास्ते हैं हाईवे की तुलना में वहां से हमें आने में लगभग दुगना समय लग रहा है। इस बीच शंभू बॉर्डर पर किसानों ने कैंडल मार्च निकाला। किसानों के दिल्ली मार्च को 29 फरवरी तक टालने के बाद पुलिस ने नेशनल हाईवे 44 के सर्विस रोड को दिल्ली की सीमा से खोलना शुरू कर दिया है। दिल्ली पुलिस सर्विस रोड पर चारों लेन को खोल रही है, जिनके खुलने से लोगों को दिल्ली आवागमन में काफी राहत मिल सकेगी। ब्यूरो इनपुट के साथ आकांक्षा सक्सेना, उर्मिलेश भट्ट, ओपी यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुए बनभूलपुरा हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस मुख्यालय के प्रवक्ता नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि बनभूलपुरा हिंसा में नामजद अभियुक्त अब्दुल मलिक को नैनीताल पुलिस ने नई दिल्ली से गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही 2 अन्य आरोपित फुरखान और सालिम भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। अब तक मामले में कुल 81 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि राज्य के पुलिस महानिदेशक ने पुलिस टीम की सफलता पर 50,000 के इनाम की घोषणा की है। इसके अलावा कुमायूं परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक ने 5,000 रुपये, जबकि नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की ओर से 2,500 रुपये के इनाम की घोषणा पुलिस टीम के लिए की गई है। अब्दुल मलिक जो है, जो जिस पे 82-83 कार्रवाई और हुई है और पुलिस काफ़ी ज़ोरों से उसको तलाश रही थी। आज पुलिस ने जो है नैनीताल पुलिस ने उसको जो है अब्दुल मलिक को दिल्ली से अभी गिरफ्तार किया है। अब ये नैनीताल पुलिस जो है टीम अभी उस पर लगी हुई है और नैनीताल पुलिस जो है इसको जल्द ही जो है जो अपना कोर्ट में पेश करेगी। यूपी सरकार ने शनिवार को बड़ा फैसला लेते हुए सिपाही भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया है। पेपर लीक होने के बाद सिपाही भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वो परीक्षा को निरस्त कर दोबारा कराए जाने की मांग उठा रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, आगामी 6 माह के अंदर ही फिर परीक्षा कराने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पेपर लीक के आरोपों के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है। भर्ती परीक्षा 17 और 18 फरवरी को आयोजित की गई थी। प्रदेश सरकार अगले 6 महीने के अंदर भर्ती परीक्षा फिर से करवाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसटीएफ जांच और अब तक की कार्रवाई की समीक्षा के बाद शनिवार को ये अहम फैसला लिया। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता और युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी तय है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गृह विभाग ने परीक्षा निरस्त करने का आदेश भी जारी कर दिया है। भर्ती बोर्ड को लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जो 17 और 18 फरवरी 2024 को आरक्षी भर्ती परीक्षा 2023 आयोजित की गई थी, इसे सम्यक विचारोपरांत शासन द्वारा निरस्त किया गया है। बोर्ड अब इसमें आगे के परीक्षा की अग्रिम कार्रवाई कर रहा है।
सरकार ने प्रकरण की जांच एसटीएफ से कराए जाने का निर्णय लिया है और 6 माह के अंदर पूरी शुचिता के साथ फिर से परीक्षा कराने और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सेवा से अभ्यर्थियों को निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द किए जाने का अभ्यर्थियों ने भी स्वागत किया है। परीक्षार्थियों ने कहा कि इस मामले में दोषी लोगों के घरों पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। सरकार ने जो भी निर्णय लिया है देर से लिया पर अच्छा लिया है, क्योंकि परीक्षा अगर दोबारा नहीं होती तो हम सभी युवाओं के साथ जितने भी भाई हैं उनके साथ तो नाइंसाफ़ी होती और पता नहीं आगे क्या होता, कुछ पता ही नहीं था। लेकिन जो सरकार ने फैसला लिया दोबारा पेपर कराने का, बहुत अच्छा है। ये पूरी तरीके से छात्रों के हित में ही है। अगर पेपर कैंसिल नहीं होता तो ये छात्रों के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी होती, बहुत ज़्यादा अहित होता। सरकार ने फैसला लिया, बहुत अच्छा लिया। हम स्टूडेंटों की मजबूरी समझिए, हम मेहनत कर रहे हैं और सज़ा हम भुगत रहे हैं, मज़ा कोई और ले रहा है, तो वो भी तो नहीं अच्छा लगा। तो सरकार ने जो निर्णय लिया बहुत अच्छा लिया कि पेपर अच्छे से आगे का पेपर ऐसे अच्छे से हो जाए, पेपर फिर लीक ना हो, हम लोग की मेहनत पे फिर पानी ना फेरे। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा बीते 11 फरवरी को आयोजित की गई समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 से जुड़ी शिकायतों की भी जांच कराने का निर्णय लिया है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक बीती 11 फरवरी को आयोजित की गई समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 के संबंध में शासन को संज्ञान में लाए गए तथ्यों एवं शिकायतों के दृष्टिगत परीक्षा की शुचिता व पारदर्शिता के उद्देश्य में ये निर्णय लिया गया है कि परीक्षा के संबंध में प्राप्त शिकायतों का शासन स्तर पर परीक्षण किया जाए। आदेश में कहा गया है कि इस परीक्षा के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत अथवा इसकी शुचिता को प्रभावित करने वाले तथ्यों को संज्ञान में लाना चाहे तो वो अपना नाम तथा पूरा पता तथा साक्ष्यों सहित कार्मिक तथा नियुक्ति विभाग की ईमेल आईडी secyappioint@nic.in पर 27 फरवरी तक उपलब्ध करा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू, तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। अरे भाई, तुम्हें तो बहुत खांसी आ रही है। चलो, पास में ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, दिखा दूं। जांच और उपचार दोनों मुफ्त हो जाएगा। और अगर कुछ बड़ा निकल गया तो आयुष्मान कार्ड है ना, 5 लाख तक मुफ्त उपचार कहीं भी कभी भी। मोदी जी की गारंटी है ये। तेरे पापा मेरे सामने ही बनवाए थे कार्ड। और बताऊं, मोदी जी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खुलवाकर महंगी दवाइयों से मुक्ति दिला दी है हम सबको। यहाँ दवाइयाँ सस्ती और अच्छी मिलती हैं। ये तो जानता हूँ, पापा भी वहीं से दवाई लेते हैं। देखा, सबको उत्तम स्वास्थ्य सेवा सुविधा देने की मोदी जी की गारंटी। करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं, आओ हम भी लें। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। महंगे इलाज की छुट्टी, मोदी की गारंटी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने काशी के युवाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। इससे काशी के युवाओं में काफ़ी आक्रोश है। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं काशी के युवा।
मैं इस समय नमो घाट पर हूं और यहाँ पर तो लगातार लोग आते रहते हैं। एक अच्छा पर्यटन स्थल हो गया है काशी का। और ऐसे में मैं काशी के एक युवा के साथ हूं। कुछ दिन पहले राहुल गांधी यहाँ आए थे और उन्होंने कहा कि काशी के युवाओं को मैंने नशे की हालत में देखा। तो आप युवा हैं, काशी के हैं, आप इसको कैसे ले रहे हैं? जी हम इसके बारे में बता सकते हैं कि राहुल गांधी आए तो थे, वो रोड पर भी देख के किसी को भी बोल सकते हैं, लेकिन वो हर युवक के घर पे जाके नहीं देखे हुए हैं। वो हर युवक के घर में जाके देखे और तभी का ये निर्णय लें। ये निर्णय उनका गलत भी हो सकता है। यहाँ के हर युवक नशे के हालत में नहीं रह सकते हैं। एक ही डंडे से सबको नहीं हाँका जा सकता है। अब राहुल गांधी जी ने बोल दिया है कि सारे युवा नशा कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि फिर वो युवा कौन है जो सालों साल तैयारी करते हैं, सफलता पाते हैं और यही युवा देश का भविष्य बनते हैं। कोई आईएएस बनता है, कोई पीसीएस बनता है, कोई एसपी बन के जिले संभालता है। तो नशा करके तो नहीं बनते ये लोग। यही युवा हैं जो देश का भविष्य है। सबके लिए ऐसा बोलना बिल्कुल अनुचित है। राहुल गांधी जी, हमारे जो राहुल गांधी है, रागा बोला जा रहा है जिन्हें, वो एक ही चश्मा से सबको आंक रहे हैं। वो एक चश्मा लगाए हुए हैं और एक ही नजरिए से पूरे देश को देख रहे हैं। उन्हें नहीं पता है कि यही जो युवा है वो सालों साल तपता है, संघर्ष करता है, उसके बाद जाके आईएएस पीसीएस बनता है और तमाम लोग तमाम विदेशों में जाके नाम करते हैं। हम काशी वाले नशेड़ी नहीं है ना, हम लोग गांजा पीते हैं। हम लोग बाबा के भक्त हैं, भोलेनाथ के। वो अपने को खुद देखे कि वो क्या है। यूपी में आके यूपी वालों को बदनाम कर रहे हैं, ऐसे तो वो जीत नहीं पाएंगे कभी। चीज़ तो बहुत गलत बात है। मतलब किसी के भी बारे में हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते। उन्होंने वो पर्सनली आके यहाँ पे देख भी तो नहीं रहे, मतलब कैसे वो बोल सकते। सबसे पहली बात तो ये जो उनकी मतलब मेंटालिटी आई थिंक सो बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग है। ऐसे उनको नहीं बोलना चाहिए था। राहुल गांधी मोदी पर अटैक करते करते युवाओं पर अटैक कर दे रहे हैं और इसका निश्चित रूप से जो प्रभाव पड़ेगा वो चुनाव पर पड़ेगा। और उनको समझना चाहिए कि इस तरह से युवाओं को अगर आप बोलेंगे तो उसका कितना बुरा प्रभाव। तो जैसा कि अभी हमने कुछ देर पहले आपको खबर में भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा शुरू होने वाला है। काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा है और इस वक्त प्रधानमंत्री जामनगर पहुंच चुके हैं। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री के। जामनगर में प्रधानमंत्री वहां पर आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच गए हैं और सड़क पर वहां पर लोग प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। पुष्प वर्षा करके प्रधानमंत्री का स्वागत वहां पर लोग कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का काफ़ी महत्वपूर्ण गुजरात का दौरा शुरू हो चुका है। फिलहाल हम आपको ये जामनगर से दृश्य दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा है ये गुजरात का प्रधानमंत्री का और अब ये दौरा शुरू हो चुका है। देखिए, बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण है चंद्रशेखर। आप देखें कि विकास की दृष्टि से देखें सारी योजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री ने की है। इससे पहले अहमदाबाद प्रधानमंत्री पहुंचे थे, आपको पता है मेहसाना पहुंचे थे, नवसारी में कई बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत उन्होंने की। खासतौर से जो टेक्सटाइल पार्क है, बड़ी लंबे समय से उसकी मांग जो सूरत और उसके आसपास के जो टेक्सटाइल कारोबारी हैं वो कर रहे थे और उनकी पूरा प्रधानमंत्री टेक्सटाइल पार्क की आधारशिला रखी। और इसके अलावा 11 बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत जो कई हजार करोड़ की परियोजना थी। यही कारण है कि आप देखें कि लगातार प्रधानमंत्री विकास के इन कार्यों को कर रहे हैं। और आज आप देखें कि इतना व्यस्त कार्यक्रम होने के बाद प्रधानमंत्री जामनगर पहुंचे हैं। जामनगर में एक लंबा रोड शो है और उसके बाद कल फिर आप देखें द्वारका प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में पहुंचेंगे, वहां पूजा अर्चना करेंगे। इसके अलावा बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत वहां पर होगी, 11 बड़ी परियोजना। और इसके साथ साथ ही एक सिग्नेचर ब्रिज है जो ग्रेट द्वारका और ओखा को जोड़ता है और करीब 2.25 किलोमीटर लंबा सिग्नेचर ब्रिज होगा और पहला ऐसा ब्रिज है जो 900 मीटर केवल पहिए। तो इस तरह के तमाम विकास कार्य प्रधानमंत्री लगातार कर रहे हैं। और आप देखें कि जैसे ही जो जामनगर के जो निवासी हैं उनको पता लगा कि प्रधानमंत्री जामनगर रात को आ रहे हैं, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो निकलकर जामनगरों की सड़कों पर पहुंचे और अपने प्रिय नेता का दीदार करने के लिए पहुंचे। तो एक लगाव है गुजरात के लोगों का और उनको लगता है कि प्रधानमंत्री नहीं, उनका अपना कोई व्यक्ति, अपना ही उनका जो परिचित है वो उनके बीच में आया है और उसी का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में जामनगर में आप लोगों को देख रहे हैं इन दृश्यों के माध्यम से। नीरज, ये जो दौरा है, फिलहाल पहले हम दर्शकों को बता दें कि ये जामनगर के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री का
आज और कल महत्वपूर्ण गुजरात दौरा है। प्रधानमंत्री गुजरात पहुंच चुके हैं, जामनगर पहुंचे हुए हैं। वहां पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। सड़क के दोनों ओर पे भारी संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं। वो पुष्प वर्षा करके प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री भी उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। हमारे संवाददाता नीरज सिंह हम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, अगर प्रधानमंत्री के इस दौरे की बात करें तो गुजरात के लिए तो ये दौरा महत्वपूर्ण है ही, साथ ही कल जब प्रधानमंत्री राजकोट में मौजूद होंगे वो कई सारी ऐसी परियोजनाओं का भी वहाँ पर शिलान्यास करेंगे जो परियोजनाएं और राष्ट्र को भी समर्पित करेंगे, जो परियोजनाएं भारत के विभिन्न कोनों में फैली हुई हैं। चाहे हम उसमें राजकोट, भटिंडा जो पंजाब में है, रायबरेली उत्तर प्रदेश, कल्याणी पश्चिम बंगाल और मंगलागिरी आंध्र प्रदेश में 5 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान वो राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। और इसके अलावा कई सारी अन्य परियोजनाएं हैं, केरल की परियोजनाएं हैं, दिल्ली की परियोजनाएं हैं, बिहार की हैं। तो ये दौरा जो है ये न सिर्फ गुजरात के लिए बल्कि पूरे देश के लिए काफ़ी अहम दौरा है। तो नीरज सिंह से अभी हम बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री इस वक्त जामनगर पहुंचे हुए हैं और वहां पर प्रधानमंत्री का लोगों ने स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने भी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री का 24 और 25 यानी कि आज और कल काफ़ी महत्वपूर्ण ये गुजरात का दौरा है और ये दौरे की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री अभी इस वक्त जामनगर पहुंचे हुए हैं। वहाँ पर एक रोड शो प्रधानमंत्री कर रहे हैं। आप देख रहे हैं लोग प्रधानमंत्री का वहाँ पर स्वागत भी कर रहे हैं। और उसके बाद अगर हम कल की बात करते हैं तो कल की जो शुरुआत है वो द्वारका से होने वाली है और सवेरे प्रधानमंत्री द्वारका में होंगे। 52,250 करोड़ रुपए से अधिक की बहु विकास परियोजनाओं की प्रधानमंत्री आधारशिला रखेंगे इस पूरे दौरे के दौरान। और ये जो परियोजनाएं हैं ये स्वास्थ्य, सड़क, रेल, ऊर्जा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़ी हुई ये परियोजनाएं हैं। अगर हम गुजरात की ही बात करें तो कल अगर हम द्वारका की बात करें तो ओखा मुख्य भूमि और बेट द्वारका के बीच में जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का वो राष्ट्र को समर्पित करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण ये है क्योंकि अभी तक वहाँ पर लोगों को नावों के ज़रिए आवागमन करना पड़ता था, लेकिन इस पुल के बन जाने के बाद लोगों को काफ़ी सहूलियत वहाँ पर होने वाली है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये भारत का सबसे लंबा केबल सेतु है जिसका प्रधानमंत्री कल उद्घाटन करेंगे। फिलहाल ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, ये जामनगर के दृश्य हैं, आप देख सकते हैं। वहाँ पर प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के काफ़ी उत्साह है। प्रधानमंत्री इस वक्त जामनगर पहुँचे हुए हैं और सड़क के किनारे आप देख सकते हैं वहाँ पर लोग प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री भी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का जो महत्वपूर्ण गुजरात दौरा है वो शुरू हो चुका है। जामनगर से ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। नीरज, अभी हम बता रहे थे कि किस तरह से द्वारका में कई विकास परियोजनाओं की वहाँ पर शुरुआत करेंगे और उसके बाद राजकोट से जब प्रधानमंत्री कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे, वो विकास परियोजनाएं पूरे भारत में फैली हुई हैं, जिसमें राजकोट गुजरात की बात करें, भटिंडा पंजाब, रायबरेली उत्तर प्रदेश, कल्याणी पश्चिम बंगाल और मंगलागिरी आंध्र प्रदेश में 5 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और इसके अलावा भी कई अन्य सारी परियोजनाएं हैं। जैसे हम अगर पुदुचेरी के कराईकल की बात करें तो वहाँ पर जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के मेडिकल कॉलेज और पंजाब के संगरूर में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के 300 बिस्तरों वाले सैटेलाइट सेंटर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। तो कुल मिलाकर सवाल ये है कि ये दौरा न सिर्फ गुजरात के लिए बल्कि पूरे देश के लिए काफ़ी अहम है। नीरज, की विकास परियोजनाएं उनकी आधारशिला रख रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं। आप देखें इससे पहले बनारस में भी कई परियोजनाओं की जो शुभारंभ है वो प्रधानमंत्री ने किया। इसके बाद क्योंकि 22 तारीख को प्रधानमंत्री पहुंचे थे और नवसारी में कई बड़ी परियोजनाओं की जो शुरुआत है वो की कल भी देखें। उस दृष्टि से गुजरात द्वारका में कई हजार परियोजनाएं हैं उनकी प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। एम्स है और इसके अलावा
तो फिलहाल ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, ये गुजरात के जामनगर से, जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री का स्वागत वहां पर लोग कर रहे हैं। सड़क के किनारे लोग खड़े हैं, वो प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। गुजरात का 2 दिन का प्रधानमंत्री का ये दौरा है, आज का और कल का जो दिन है काफ़ी महत्वपूर्ण है, न सिर्फ गुजरात के लिए बल्कि पूरे देश के लिए ये दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर हम कल की बात करते हैं तो कल प्रधानमंत्री द्वारका और राजकोट में रहेंगे और द्वारका का जो दौरा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री वहाँ पर ओखा मुख्य भूमि और बेट द्वारका को जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज है, ये हम आपको बता दें। और साथ ही साथ अगर हम राजकोट की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री कल राजकोट से राजकोट, बठिंडा, रायबरेली, कल्याणी और मंगलागिरी को एम्स समर्पित करेंगे और 200 से अधिक स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके साथ साथ कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ESIC की 21 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रधानमंत्री का दौरा है। नई मुंद्रा पानीपत पाइपलाइन परियोजना की भी वो आधारशिला रखेंगे। तो प्रधानमंत्री का ये जो गुजरात का दौरा है ये न सिर्फ गुजरात के लिए बल्कि पूरे देश के लिए काफ़ी अहम रहने वाला है और दौरे की ये शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री इस वक्त जामनगर पहुंच चुके हैं। जामनगर के ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोग प्रधानमंत्री का वहां पर स्वागत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री का गुजरात दौरा शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री इस वक्त जामनगर पहुंचे हुए हैं, जहां पर हवाई अड्डे पर उतरने के बाद प्रधानमंत्री अभी सड़क से वहां पर जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि सड़क के किनारे काफ़ी संख्या में वहां पर लोग खड़े हैं, वो प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री भी उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री ने यहाँ पर अपनी फ्लीट को रोका है और अपनी फ्लीट को रोककर प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा है गुजरात का जो प्रधानमंत्री का शुरू हो चुका है। जामनगर फिलहाल अभी प्रधानमंत्री पहुँचे हुए हैं। कल प्रधानमंत्री द्वारका में रहेंगे और उसके बाद राजकोट में प्रधानमंत्री रहेंगे और द्वारका का भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। वहाँ पर एक सार्वजनिक समारोह में लगभग 980 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ओखा मुख्य भूमि है और बेट द्वारका द्वीप को जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और ये देश का सबसे लंबा केबल पुल है। और ये दृश्य इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री ने अपनी फ्लीट को वहाँ पर रोका है और लोगों का अभिवादन प्रधानमंत्री ने वहां पर स्वीकार किया। तो न सिर्फ गुजरात के लिए बल्कि पूरे देश के लिए ये काफी महत्वपूर्ण दौरा है प्रधानमंत्री का गुजरात का। कल जब प्रधानमंत्री राजकोट में होंगे तो कई सारी ऐसी परियोजनाओं का प्रधानमंत्री वहां पर उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं जो पूरे देश भर में फैली हुई हैं। 48,100 करोड़ रुपए से अधिक राशि की बहु विकास परियोजनाओं का राजकोट से प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। इसमें स्वास्थ्य, सड़क, रेल, ऊर्जा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। और कल का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री गुजरात के राजकोट, पंजाब के बठिंडा, उत्तर प्रदेश के रायबरेली, पश्चिम बंगाल के कल्याणी और आंध्र प्रदेश के मंगलागिरी में 5 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान राष्ट्र को समर्पित करेंगे राजकोट से। तो न सिर्फ गुजरात के लिए बल्कि पूरे देश के लिए ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा प्रधानमंत्री 23 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 11,500 करोड़ रुपए से अधिक राशि के 200 से अधिक स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे।
तो इस वक्त ये दृश्य हम आपको जामनगर के दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं और ये प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण गुजरात दौरे की शुरुआत भी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों में वहां पर भारी उत्साह प्रधानमंत्री के दौरे को देखकर लग रहा है। और एक जगह पर प्रधानमंत्री ने अपनी फ्लीट को रोका भी और रोककर वहां पर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। वो दृश्य भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का ये दौरा है गुजरात का, जो अब शुरू हो चुका है। और कल प्रधानमंत्री द्वारका में रहेंगे, उसके बाद राजकोट जाएंगे और दोनों जगह पर काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रधानमंत्री के हैं। अगर हम द्वारका की बात करते हैं तो द्वारका में प्रधानमंत्री भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज का वहां पर उद्घाटन करेंगे। ये केबल ब्रिज ओखा मुख्यभूमि को बेड़ द्वारका से जोड़ता है और अभी तक नाव से वहां पर लोग आवागमन करते थे और अब वहाँ पर ब्रिज बन जाएगा, पुल बन जाएगा, तो लोगों को काफ़ी सहूलियत आवागमन में वहाँ पर होगी। और इसके अलावा राजकोट से प्रधानमंत्री राजकोट, पंजाब के भटिंडा, रायबरेली उत्तर प्रदेश, इसी तरह कल्याणी मंगलागिरी में एम्स को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। तो स्वास्थ्य के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा प्रधानमंत्री का गुजरात का है और ये पूरे देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा 200 से अधिक स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री, राष्ट्र को समर्पित करेंगे। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 21 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ये पूरे देश भर में ये परियोजनाएं फैली हुई हैं, जिनका राजकोट से कल प्रधानमंत्री उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। तो गुजरात के जामनगर से ये दृश्य इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे की शुरुआत है। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए वहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। और प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। इसके बाद कल प्रधानमंत्री के काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं द्वारका में और राजकोट में, जहां से वो कई विकास परियोजनाओं को लॉन्च करेंगे। और ये दौरा सिर्फ गुजरात के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए काफ़ी अहम है, क्योंकि जिन परियोजनाओं को प्रधानमंत्री राजकोट से लॉन्च करने वाले हैं वो परियोजनाएं पूरे देश में फैली हुई हैं। तो फिलहाल ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं जामनगर के।
तो ये सीधे दृश्य आप इस वक्त देख रहे हैं जामनगर से, जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं और ये प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे की ये शुरुआत है। जामनगर में प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए वहां पर लोगों का हुजूम वहां पर उमड़ा हुआ है और प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा है प्रधानमंत्री का गुजरात का। कल प्रधानमंत्री पहले द्वारका जाएंगे और उसके बाद राजकोट में प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। अगर हम द्वारका की बात करें तो द्वारका में ओखा मुख्य भूमि और बेट द्वारका को जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। ये जो ब्रिज है ये भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज है। उसके अलावा बाद में राजकोट में जब प्रधानमंत्री होंगे तो वहाँ से राजकोट, भटिंडा, रायबरेली, कल्याणी और मंगलागिरी को एम्स समर्पित करेंगे। इसके अलावा 200 से अधिक स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। ESIC यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 21 परियोजनाओं का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री करेंगे। इसके अलावा नई मुंद्रा पानीपत पाइपलाइन परियोजना की भी प्रधानमंत्री आधारशिला रखेंगे। प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम से जुड़ी हुई ये परियोजना है। तो प्रधानमंत्री का ये दौरा न सिर्फ गुजरात के लिए बल्कि पूरे देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वक्त ये दृश्य हम आपको जामनगर के दिखा रहे हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री पहुँचे हुए हैं और लोग प्रधानमंत्री का वहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। तो ये गुजरात के जामनगर से हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए वहाँ पर लोगों का हुजूम वहाँ पर उमड़ा हुआ है। लोग प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण ये दौरा प्रधानमंत्री का है। कल प्रधानमंत्री द्वारका में रहेंगे और उसके बाद राजकोट में रहेंगे और ढेर सारी विकास की परियोजनाओं की शुरुआत होनी है। और ये परियोजनाएं न सिर्फ गुजरात की परियोजनाएं हैं बल्कि पूरे देश भर में फैली हुई परियोजनाएं हैं। तो ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री का ये दौरा न सिर्फ गुजरात के लिए बल्कि पूरे देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा रहने वाला है। फिलहाल ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं जामनगर के, जहाँ पर प्रधानमंत्री इस वक्त पहुँचे हुए हैं और लोगों का हुजूम वहाँ पर उमड़ा हुआ है। लोग प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण गुजरात दौरा शुरू हो चुका है। जामनगर के ये दृश्य इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। वहां पर प्रधानमंत्री एक रोड शो कर रहे हैं, जहां पर लोग प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं।
और कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि कल प्रधानमंत्री द्वारका में रहेंगे, उसके अलावा राजकोट भी प्रधानमंत्री जाएंगे। और द्वारका की अगर बात करें तो वहाँ पर ओखा और बेट द्वारका के बीच में सुदर्शन सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज है ये, और अभी तक वहाँ पर जो आवागमन होता था वो नावों के ज़रिए होता था, और अब आवागमन में काफ़ी सहूलियत वहाँ पर लोगों को हो जाएगी। और साथ ही साथ अगर हम राजकोट दौरे की बात करें तो राजकोट का दौरा भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहाँ पर प्रधानमंत्री 48,100 करोड़ रुपए से अधिक राशि की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, राष्ट्र को समर्पित करेंगे, आधारशिला रखेंगे। और ये जो परियोजनाएं हैं ये स्वास्थ्य, सड़क, रेल, ऊर्जा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं। न सिर्फ गुजरात की वो परियोजनाएं होंगी बल्कि पूरे देश में ये परियोजनाएं फैली हुई हैं। अगर हम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की बात करें तो गुजरात के राजकोट में, पंजाब के भटिंडा में, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में, पश्चिम बंगाल के कल्याणी में, आंध्र प्रदेश के मंगलागिरी में 5 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 23 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 11,500 करोड़ रुपए से अधिक राशि के 200 से अधिक स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना परियोजनाओं की आधारशिला भी प्रधानमंत्री रखेंगे, राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और इन परियोजनाओं की अगर हम बात करें तो जिनका राजकोट से कल प्रधानमंत्री लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं वो पूरे देश में फैली हुई हैं। पुदुचेरी के कराईकल में जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के मेडिकल कॉलेज और पंजाब के संगरूर में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च PGIMER के 300 बिस्तरों वाले सैटेलाइट सेंटर का समर्पण भी प्रधानमंत्री करेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण कल का दौरा प्रधानमंत्री का है। और अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के लिए प्रधानमंत्री गुजरात पहुंच चुके हैं। जामनगर से ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर भारी भीड़ वहां पर लोगों की उमड़ी हुई है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। ये आप दृश्य देख सकते हैं। नगर से इस वक्त ये दृश्य आप देख रहे हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री पहुँचे हुए हैं और काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पर मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। सड़क के किनारे आप देख सकते हैं लोगों का हुजूम वहाँ पर उमड़ा हुआ है, वो प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा है प्रधानमंत्री का गुजरात का, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। कल प्रधानमंत्री द्वारका में रहेंगे, राजकोट में रहेंगे। और अगर हम द्वारका की बात करें तो प्रधानमंत्री वहाँ पर भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज का वहाँ पर प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं। और जो भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज है वो द्वारका में ओखा मुख्य भूमि और बेट द्वारका को जोड़ने वाला है। इसका नाम सुदर्शन सेतु है, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री कल करेंगे। अभी तक वहाँ पर जो आवाजाही है वो नाव के ज़रिए होती है, लेकिन अब इस पुल के ज़रिए आवाजाही होगी तो लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी। और उसके बाद प्रधानमंत्री राजकोट जाएंगे और राजकोट का जो दौरा है वो प्रधानमंत्री का काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहाँ पर प्रधानमंत्री राजकोट, भटिंडा, रायबरेली, कल्याणी और मंगलागिरी को एम्स समर्पित करेंगे। ये सब योजनाएं
देश के विभिन्न हिस्सों में फैली हुई हैं। 200 से अधिक स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी प्रधानमंत्री वहां पर आधारशिला रखेंगे। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 21 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से जुड़ी हुई एक परियोजना है नई मुंद्रा पानीपत पाइपलाइन परियोजना की भी प्रधानमंत्री आधारशिला रखेंगे। फिलहाल ये दौरा शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री इस वक्त जामनगर में हैं। जामनगर से ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री एक रोड शो वहाँ पर कर रहे हैं और आप देख रहे हैं सड़क के किनारे काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पर मौजूद हैं। लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। लोग प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो इस वक्त ये जामनगर के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं और ये प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री का कल का काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है गुजरात में और जिन विकास परियोजनाओं को कल प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित करेंगे उसका फ़ायदा न सिर्फ गुजरात को बल्कि पूरे देश को होने वाला है। कल प्रधानमंत्री द्वारका में रहेंगे और उसके बाद राजकोट जाएंगे। द्वारका में प्रधानमंत्री भारत के सबसे लंबे केबल सेतु का वहां पर उद्घाटन करेंगे। मुख्य भूमि ओखा को बेट द्वारका से जोड़ने वाले केबल ब्रिज का प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। अभी तक वहां पर नाव के ज़रिए आवाजाही होती है लेकिन अब केबल ब्रिज के ज़रिए वहां पर आवाजाही होगी। लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी। इसके अलावा जब प्रधानमंत्री द्वारका के बाद राजकोट जाएंगे तो वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। राजकोट से प्रधानमंत्री स्वास्थ्य, सड़क, रेल, ऊर्जा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की कई परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और ये परियोजनाएं न सिर्फ गुजरात में फैली हुई हैं, न सिर्फ गुजरात तक सीमित हैं बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में ये परियोजनाएं फैली हुई हैं जिनमें राजकोट, भटिंडा, रायबरेली, कल्याणी और मंगलागिरी को एम्स भी समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री। 200 से अधिक स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और साथ ही साथ कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 21 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से संबंधित नई मुंद्रा पानीपत पाइपलाइन परियोजना की भी प्रधानमंत्री आधारशिला रखेंगे। तो गुजरात का ये महत्वपूर्ण दौरा प्रधानमंत्री का शुरू हो चुका है। इस वक्त प्रधानमंत्री जामनगर में हैं। जामनगर के ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं लोग और प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं।
एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री इस वक्त जामनगर में हैं, जहां पर प्रधानमंत्री का स्वागत, वहां पर भारी संख्या में लोग वहां पर प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। गुजरात दौरे की प्रधानमंत्री की ये शुरुआत है, जामनगर से शुरुआत हो रही है। इसके बाद कल प्रधानमंत्री द्वारका जाएंगे, उसके बाद राजकोट जाएंगे और द्वारका और राजकोट के जो प्रधानमंत्री का दौरा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वक्त प्रधानमंत्री जामनगर पहुंचे हुए हैं। वहां पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए सड़क के किनारे भारी संख्या में वहां पर लोग उमड़े हुए हैं। आप ये दृश्य देख सकते हैं, लोग प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। जामनगर से, गुजरात के जामनगर से ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे की ये शुरुआत है। प्रधानमंत्री का कल राजकोट और द्वारका में काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। द्वारका में प्रधानमंत्री भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज की वहां पर शुरुआत करेंगे। और राजकोट का भी काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और राजकोट में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य, सड़क, रेल, ऊर्जा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की कई परियोजनाओं की शुरुआत करने वाले हैं। तो आप ये जो दृश्य देख रहे हैं ये गुजरात के जामनगर के हैं। प्रधानमंत्री का गुजरात दौरा शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री इस वक्त गुजरात के जामनगर में हैं और जैसे ही प्रधानमंत्री गुजरात के जामनगर में पहुंचे हैं तो वहां पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। प्रधानमंत्री ने भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण गुजरात दौरे की ये शुरुआत है जामनगर से। कल प्रधानमंत्री द्वारका में होंगे और उसके बाद राजकोट में होंगे और दोनों जगह पर प्रधानमंत्री के काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। द्वारका में प्रधानमंत्री भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज का वहां पर उद्घाटन करेंगे, जो मुख्य भूमि ओखा को बेट द्वारका से जोड़ता है और ये काफ़ी इससे आवागमन वहां पर आवागमन की सहूलियत हो जाएगी, क्योंकि अभी वहां पर जो आवागमन होता है वो नाव के ज़रिए होता है
लेकिन अब वहाँ पर केबल ब्रिज का उद्घाटन हो जाएगा। और साथ ही साथ जो राजकोट का दौरा है वो न सिर्फ गुजरात के लिए बल्कि पूरे देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री राजकोट से गुजरात के राजकोट, पंजाब के भटिंडा, उत्तर प्रदेश के रायबरेली, पश्चिम बंगाल के कल्याणी, आंध्र प्रदेश के मंगलागिरी में 5 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और इसके अलावा 23 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 11,500 करोड़ रुपए से अधिक राशि के 200 से अधिक स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। देश भर में फैली कई सारी परियोजनाएं हैं जिनका राजकोट से प्रधानमंत्री कल लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। तो प्रधानमंत्री का ये जो गुजरात दौरा है ये न सिर्फ गुजरात के लिए बल्कि पूरे देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिलहाल ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं जामनगर के, जहां से प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे की शुरुआत हो चुकी है। तो गुजरात के जामनगर से ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जामनगर पहुंचे हुए हैं और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जामनगर पहुंचे तो वहां पर भारी संख्या में लोगों का हुजूम वहां पर उमड़ा हुआ है। लोग प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और ये प्रधानमंत्री के काफ़ी महत्वपूर्ण गुजरात दौरे की शुरुआत है। कल प्रधानमंत्री राजकोट में रहेंगे, द्वारका में रहेंगे। द्वारका में प्रधानमंत्री भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज का वहां पर उद्घाटन करेंगे और राजकोट से प्रधानमंत्री कई क्षेत्रों की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे जो पूरे देश में फैली हुई हैं, सिर्फ गुजरात में नहीं, जिसमें स्वास्थ्य, सड़क, रेल, ऊर्जा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री राजकोट, भटिंडा, रायबरेली, कल्याणी और मंगलागिरी को एम्स भी समर्पित करेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण कल का दौरा है प्रधानमंत्री का राजकोट और द्वारका का। और इस गुजरात दौरे की शुरुआत हो चुकी है जामनगर से। ये दृश्य हम आपको जामनगर के दिखा रहे हैं जहां पर अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए आप देख सकते हैं वहां पर लोगों का हुजूम वहां पर उमड़ा हुआ है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। के प्रायोजक हैं नेशनल पेंशन सिस्टम। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है।